हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ना पार्टी ना ब्रोकर। जैसा हमारा नाम है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल और हम ना किसी प्रोडक्ट से कोई ब्रोकरेज अर्न करते हैं। दिस इज a purely financial advisory platform where we try to help you understand various types of financial products and real estate investments. So we'll start with our topic today, which is a practical guide to get out of debt trap. मतलब हम सबके अधिकतर लोगों के पास आज बहुत सारे लोन्स है और हम उन लोन्स के में फंसे जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं एंड उसके लिए हम कैसे एक प्लान बना सकते हैं। तो डेट आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन शायद और ख़राब होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी डेट्स हैं हम उसको कंट्रोल में करें और उसको हम अपने उसको हम एक कंट्रोल वे में लाके उसके बाद ही कुछ नया इन्वेस्टमेंट का सोचें। तो लोन को कंट्रोल करना आपके वेट के कंट्रोल करने जैसा ही है, दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। रूल्स सिंपल हैं, जितना आप बर्न कर सकते हो उससे ज़्यादा आप उससे कम खाइए, जितना आप स्पेंड कर रहे हो वो आपकी अर्निंग से कम होना चाहिए। इतने सिंपल रूल्स होने के बाद भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं फुल्ली, बिकॉज ये रूल्स जो है हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना। तो जो रूल्स हम बनाते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली अच्छे नहीं होने चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था, बिकॉज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भूल जाते हैं ना, हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं। कुछ लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो बोलते हैं कि आप बस अपने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को रीपे करते जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि शायद हम अगर अपने सिर्फ हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन को सॉल्व करने जाए तो हो सकता है हमें पहला रिजल्ट 6 to 8 मंथ्स के बाद दिखे, तो हमारा मोटिवेशन खत्म हो सकता है। एंड देन बाकी चीज़ें भी हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारा इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए क्या स्टेप्स है, तो हमने इसको 4-5 स्टेप्स में ब्रेक किया है एंड हम देखेंगे कि हर स्टेप पे हमें क्या करना है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कॉस्ट। हमें अपने कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जितने भी कॉस्ट हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको नोट डाउन करना है एंड हर कॉस्ट को हमको मंथली में कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई डेली कॉस्ट है जहाँ ट्रैवलिंग के आपके 40 रुपये है, तो आप उसको मंथली कॉस्ट में 1200 रुपीज़ कर दीजिए। आपका वीकली कॉस्ट आपका 200-250 रुपये वेजिटेबल्स का है, तो 800 या 1000 रुपये आप वीकली कॉस्ट मंथली कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। देन यू हैव रेंट, ग्रॉसरी। मंथ में आप 2 बार शायद बाहर जाते हैं, 1-2 बार मूवी जाते हैं, तो आप उन सबको भी मंथली कॉस्ट में कन्वर्ट करें। देन कुछ ईयरली कॉस्ट होते हैं जैसे इंश्योरेंस, स्कूल फीस, ये सब। तो ये जो कॉस्ट होते हैं इनको भी आप मंथली में कन्वर्ट कर लीजिए एंड देखिए कि आपका कॉस्ट क्या आता है। ये जो लास्ट के 2 कॉस्ट है ये हम जनरली भूल जाते हैं, बिकॉज 3 to 4 ईयर्स में हम शायद एक सेल फोन खरीदते हैं या अपने घर के लिए कुछ अप्लायंसेस खरीदते हैं। देन उसके बाद आता है एडहॉक कॉस्ट। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसको आपको एक रेगुलर इंटरवल पे कुछ अमाउंट देना होता है, तो आप उसको भी क्वांटिफाई करने की कोशिश कीजिए, उसको भी एक नंबर देने की कोशिश कीजिए एंड उसको भी अपने मंथली कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। जब आप ये सब कर देंगे तो आप अपने 80 to 85% कॉस्ट तक को अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो देन हम लोग जो है प्लान बनाने का स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब तक ये 80 to 85% कॉस्ट कन्वर्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तब तक प्लान का बहुत फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज हम चीज़ें मिस आउट कर जाएंगे। एंड एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद अगले 2 महीने तक आप अपने कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि कोई कॉस्ट छूट तो नहीं गया था, एंड देन उसको आप कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि इसको चेक करने का कि आपके सारे कॉस्ट कन्वर्ट हो गए। आप एक सिंपल तरीका है, अगर आपकी मंथली सेविंग 5,000 रुपये लास्ट 1 ईयर में और आपकी इनकम 80,000 पर मंथ है, तो विच मीन्स कि आपका मंथली कॉस्ट जो है वो 75,000 पर मंथ है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इतने कॉस्ट के बाद भी कौन सा कॉस्ट बचा हुआ है एंड उसको हम कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। एक बार आपने कॉस्ट कट आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें फिर सस्टेनेबल कट्स आइडेंटिफाई करना। सस्टेनेबल कट्स का मतलब कि जो कट्स आप कर रहे हैं वो अगले 2 साल 1.5 साल तक आप उसको फॉलो कर सके। ऐसा ना हो कि आप 3 महीने 4 महीने के बाद आप वो कस्ट को जो है खत्म कर दीजिए। तो जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप 6 की जगह 4 पी लीजिए। अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाने का शौक है तो आप
2 बार जाने की जगह मंथ में शायद 1 बार चले जाइए। अगर आप मूवीज जाते हैं तो 4 बार अगर जाते हैं रेगुलरली तो आप 2 बार जाइए। बट ऐसे कट्स कीजिए जिसको आप सस्टेन कर सके, जिसको आप अगले 2 साल 1.5 साल के लिए कर सके। तो यही इम्पोर्टेंट है। एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को नहीं भूलना है। ऐसा ना हो कि हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपके जो ये प्रॉब्लम है, डेट की प्रॉब्लम, ये मोस्ट लाइकली एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जबकि ये जो चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म चीज़ें है। तो आप शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हाथ न लगाएं, अपने पीएफ अमाउंट को, इन सब चीज़ों को ना टच करें। तो एक बार आपने ये कट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो होपफुली आपके पास एक मंथली सरप्लस आ जाएगा कि आपके पास एक मंथली सरप्लस है जिससे आप अपने आगे के प्लान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मंथली सरप्लस नहीं है, कॉस्ट कम करने से नहीं हो रहा है, तो देन आपको एक न्यू रेवेन्यू सोर्सेज ट्राई करने चाहिए। आप किसी बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस, हॉबी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम कंसल्टेंसी जॉब कर सकते हैं। तो इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो भी आप मंथली सरप्लस क्रिएट करते हैं। बट अनटिल अनलेस आपके पास एक मंथली सरप्लस नहीं है तो हम इस प्लान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपका कॉस्ट 60,000 है, आपकी इनकम 50,000 है, तो कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लान सक्सेसफुल करने के लिए हमें मंथली सरप्लस बिल्कुल चाहिए। इसके बाद हमारा काम है कि टू क्रिएट एन एडिशनल डेडलाइन। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड का काम ये है कि आपके पास जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हम आगे चल के उन सबको हम लोन रिपेमेंट में यूज करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने सारे फंड पैसे लोन रिपेमेंट में यूज कर दिए और उसके बाद जब हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास कोई फंड ही नहीं है। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड रखना है जिसे हमें यूज नहीं करना है, बट वो हमारे पास होना चाहिए इमरजेंसी में काम आने के लिए। इसके लिए ओडी विच इज ओवरड्राफ्ट जो है गोल्ड के अगेंस्ट, वो बेस्ट ऑप्शन है। हम सबके घर में, इंडियन फैमिलीज में कुछ ना कुछ गोल्ड ज्वेलरी रहती है। तो अगर हमारे पास 1 लाख 1.5 लाख का गोल्ड है तो आप उसे एक किसी गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास रख के 1 सवा लाख का आप एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। एंड उसमें आप चाहे तो एक टोकन अमाउंट का लोन ले लीजिए, 5,000 10,000, तो उसका ईयरली कॉस्ट अराउंड 500 600 रुपीज इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, जो कि आपको पिंच नहीं करेगा, मगर आपके पास 1 सवा लाख का एक डेट लाइन क्रिएट हो जाएगा जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करेगा। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप एक एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी भी ओडी देते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व या कोई और। इसमें आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, ईयरली कॉस्ट क्या है। अगर वो मैनेजेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो अगर आपके पास घर में गोल्ड कॉइन्स है तो इसको भी आप एक इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं कि जरूरत पड़े तो शायद आप इसको बेच के आप अपने इमरजेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन हमें शायद, हम में से बहुत लोगों को ना पसंद आए, बट देन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सॉल्यूशन हमें लेने पड़ेंगे। या फिर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट बना के उसको साइड में रख सकते हैं कि ये पैसे आपके कहीं भी नहीं होंगे। बट एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जो भी आप कर रहे हो, मगर ये पैसे जो है ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ करना है। इसको आप डे टू डे एक्सपेंस या लोन रिपेमेंट में नहीं यूज़ करोगे। एक बार आपने सरप्लस क्रिएट कर लिया, एक बार आपने लोन्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो जो है आप जस्ट 1 सेकेंड, तो अब आप रीपेमेंट पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सारे लोन्स को लिस्ट डाउन करना है कि हमारे पास कौन कौन से लोन्स है और उसका हमें क्या करना है। तो जब हम लोन्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो सबसे पहले हमें अटैक करना है अपने क्रेडिट कार्ड लोन्स पे, बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो हमें ये इमीडिएटली ख़त्म करना है। तो जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जहाँ से भी है, फंड रेज कीजिए एंड उसको ख़त्म कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको आप टर्म लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। टर्म लोन टिपिकली 3 to 6 months के होते हैं। एंड आपके इंटरेस्ट, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 12 to 15% होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट घटा के 39-40% से घटा के 15% 14% पे कर दिया एंड आप उसको 3 to 6 months में कर। एक बार आपने अपने टर्म लोन, सॉरी, क्रेडिट कार्ड लोन्स को आपने ख़त्म कर दिया, तो फिर आपको अपने बाकी लोन्स को आइडेंटिफाई करना है और उनमें ये सारे पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये सारे पैरामीटर्स हमें नेक्स्ट उसमें दिखेंगे। एक चीज़ जो ज़रूरी देखनी है वो है कि हर लोन में आपका प्री पेमेंट पेनल्टी क्या है एंड अभी जितना लोन का ड्यूरेशन बचा है उसमें आप कितना इंटरेस्ट भरने वाले हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
तो मान लीजिए कि आपने अपने एक फ्रेंड से 1 लाख रुपए लोन लेके आपने अपना क्रेडिट कार्ड लोन खत्म किया। आपके पास ऑलरेडी 3 लोन चल रहे थे, एक कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन। तो आप देखोगे कि आपके पास 35 लाख का लोन है, आपके पास ईएमआई 61,000 रुपीज़ की है। एंड अभी ये जो प्री पेमेंट कॉस्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखोगे कि पर्सनल लोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है 14% का, मगर ये अगर हम पर्सनल लोन को प्रीपे करने जाते हैं तो हमें 7,000 रुपये का प्री पेमेंट पेनल्टी भरना पड़ेगा, जबकि नेक्स्ट 8 मंथ्स में हम उस पर इंटरेस्ट सिर्फ 7,982 देने वाले हैं। सो वी नीड टू सी कि हम समझ सकते हैं कि ये जो 1.5 लाख का लोन है, इसमें हमें अगले 8 महीने तक लोन रीपे करना ही बेटर सोल्यूशन है, प्रीपे करना बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि क्यों हर बार जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट का जो लोन है उसको प्रीपे करना इज नॉट द बेस्ट थिंग। इसके कंपैरिजन में कार लोन अगर आप देखें तो इसमें 6,000 का प्रीपेमेंट पेनल्टी है, बट आप इंटरेस्ट 32,000 का बचाएंगे, तो यहाँ फिर भी हमें प्रीपे करने में एडवांटेज है। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास, अगर किसी के पास इतने लोन्स हैं और उसके पास 5,000 पर मंथ का सरप्लस जनरेट होता है, तो क्या कर सकते हैं? 5,000 पर मंथ का सरप्लस जो है वो 35 लाख के सामने बहुत छोटा लगता है। हमें लगता है कि शायद इससे नहीं हो पाएगा, तो हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्वेबल है। तो अब हम इसमें ये समझ गए कि क्यों हमारे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लोन को नहीं पे करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई फ्रेंड या फैमिली का लोन है, मान लीजिए आपने एक फ्रेंड से लोन लिया है एंड आपने उसको 3 मंथ में रीपे करने का कोशिश का प्रॉमिस किया है, तो उसको भी हम बाकी लोन्स की तरह ही एक डेडलाइन एज्यूम करेंगे एंड उसको भी हम इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस लोन की सबसे कम आउटस्टैंडिंग है उस लोन को अटैक करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हमारे पास सिर्फ 5,000 का सरप्लस है और 61,000 का ईएमआई है, तो हमें सबसे पहले अपना ईएमआई को रिड्यूस करना है, ताकि हम अपने लोन रिपेमेंट में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकें। तो ईएमआई को कम करने के लिए हमें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होगी, तो हमें कहीं से एक्स्ट्रा एक लोन रेज करना होगा। तो समथिंग लाइक टॉप अप लोन, अगर आपका कार लोन या होम लोन है तो आपके पास टॉप अप लोन हो, आप रेज कर सकते हो अगर आपका पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा है एंड आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम है। ये लोन जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं। टॉप अप लोन्स में कई बार टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो दीज आर द बेस्ट लोन्स विच यू कैन रेज। एंड अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हम फिर फ्रेंड्स या फैमिली से लॉन्ग टर्म के लिए ले लें, नेक्स्ट 2 साल 3 साल के लिए हम अपने फ्रेंड या फैमिली से ले लें। तो मान लीजिए कि हमने अपने लोन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 लाख का हमें टॉप अप लोन मिला, रेस्ट 60,000 हमने फैमिली से रेज किया। तो उससे हम सबसे पहले अपने फ्रेंड का लोन रीपे करेंगे, क्योंकि इसका टेन्योर आ चुका था 1 लाख रुपीज़ का। एंड हम कार लोन का रीपे करेंगे, इसमें 2,50,000 आउटस्टैंडिंग था, 6,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली हमारा प्रीपेमेंट पेनल्टी था। हमने कार लोन रीपे कर दिया, तो अब अगर टॉप अप लोन हमें मिला है वो 15 ईयर्स का है, तो उसका ईएमआई अराउंड 3,200 आएगा। तो हमारा नेट ईएमआई जो है वो 7,600 से कम हुआ है। तो हमारे जो सरप्लस पिछले शीट में 5,000 रुपये था, वो अब बढ़ के 12,600 हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने कोई भी लोन रीपे नहीं किया है, ये सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग है। हमने अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को लॉन्ग टर्म लोन से बदल दिया है। तो वी डोंट नीड टू बी हैप्पी हियर, इनफैक्ट यहाँ से हमारा लोन का रीपेमेंट का प्लान स्टार्ट होता है। अब हमारा क्या काम है ना, हमारा काम है कि हम अपने सारे लोन्स को मॉनिटर करें एंड हर वो लोन को हम समझे कि हर मंथ के एंड में हमारा लोन का साइज कितना बड़ा है और हम कितना रीपे कर रहे हैं। तो हमने जब रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया अपने लोन्स की, तो हमने देखेंगे कि हमारे पास अब 4 लोन बचे हैं, फैमिली लोन, टॉप अप लोन, होम लोन और पर्सनल लोन। हमारा लोन अमाउंट है 35,000, जबकि हमारी रीपेमेंट कैपेसिटी है 66,000 एंड हम हर मंथ 38,000 रीपे कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें शायद 7 से 8 साल या 9 साल लगेंगे रीपे करने में। बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लमेटिक थिंग। हम देखेंगे कि कैसे हम पहले लोन को कंट्रोल में इजीली ला सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले कौन सा लोन अटैक करना है, तो हमें सबसे पहले फैमिली लोन अटैक करना है, बिकॉज इसका सबसे छोटा अमाउंट है। ये मत सोचिए कि इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इसके लिए हम कर रहे हैं, नहीं। हम अगर इसका इंटरेस्ट रेट 8-9% भी होता तो भी हम इसको करते। जब तक इंटरेस्ट रेट में 1-2% का डिफरेंस है, आप मत सोचिए। अगर टॉप अप लोन 10% का है, फैमिली लोन 8% का होता, तो भी हम पहले फैमिली लोन को ही करते। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे उसका इफेक्ट आएगा और क्या होगा। थैंक यू।